आज हम डिस्कस करेंगे HPLC कॉलम्स के बारे में, उनकी वर्किंग और उनकी सिलेक्टिविटी के बारे में। तो HPLC कॉलम को 4 टाइप्स में डिफ़ाइन किया गया है: नॉर्मल फेज, रिवर्स फेज, आयन एक्सचेंज कॉलम और साइज एक्सक्लूजन कॉलम्स। जो मोस्ट कॉमन कॉलम्स हैं वो C8 और C18 के होते हैं, जिनको हम रिवर्स फेज में यूज़ करते हैं। C18 कॉलम को ऑक्टा डिसाइल सिलेन यानी कि ODS की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें कार्बन के 18 कार्बन की चेन होती है और C8 कॉलम में 8 कार्बन की चेन होती है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि कुछ कॉलम्स पे लिखा होता है BDS, किसी पे लिखा होता है हाइपरसेल या किसी पे इनर्शियल लिखा होता है। तो इनमें डिफरेंस क्या होता है? BDS कॉलम, BDS का मतलब होता है बेस डीएक्टिवेटेड सिलिका कॉलम्स। इनको स्पेशल डिज़ाइन किया गया है बेसिक कंपाउंड को एनालाइज करने के लिए, और इनका जो रिटेंशन टाइम है स्लाइटली लेस होता है, पर इनकी जो सिलेक्टिविटी है वो इन्हांस होती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है इनर्शियल कॉलम। इनर्शियल कॉलम में हाई प्योरिटी सिलिका का इस्तेमाल किया जाता है। कार्बन लोडिंग जो है 15% से ज़्यादा होती है। ये अपने सेपरेशन के लिए यूज़फुल होते हैं और जो सेंसिटिव कंपाउंड्स होते हैं उनको एनालाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर हमारा आता है हाइपरसेल। हाइपरसेल में क्या होता है, कार्बन लोडिंग 10 to 12% होती है और जो सेपरेशन है इसमें थोड़ी सी कम होती है, पर जो इसकी बॉन्डिंग का टाइप है उसकी सिलेक्टिविटी ये डिफरेंटली शो करता है। चलिए डिस्कस करते हैं C8 और C18 कॉलम के बारे में। जो C8 कॉलम होता है उसमें कार्बन 8 की चेन होती है, जो शॉर्टर होने की वजह से शॉर्टर रिटेंशन टाइम भी शो करती है। इसे हम स्पेशली उन कंपाउंड में यूज़ करते हैं जिसे C18 कॉलम ओवर रिटेंड करता है। जो C8 और C18 कॉलम है उनकी जो सिलेक्टिविटी है वो बहुत डिफरेंट है। C8 कॉलम क्या करते हैं, वो बल्कियर मॉलिक्यूल को रिटेन करते हैं, क्योंकि उनकी जो चेन अल्काइल चेन है वो छोटी होती है, इसलिए वो बल्कि मॉलिक्यूल को अच्छे से इंटरेक्ट कर पाते हैं और उसे रिटेन करते हैं। जबकि जो C18 कॉलम है उसमें क्या होता है, एक प्लेनर रिजिड लाइक फॉर्म बन जाती है और वो रिजिड जो मॉलिक्यूल हैं या जो प्लेनर मॉलिक्यूल है उससे ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं और उसे अच्छे से रिटेन करते हैं। इसलिए जो उनके जो साइज़ और शेप का जो सिलेक्टिविटी है उसकी वजह से वो डिफरेंटली इंटरेक्ट करते हैं, और कई बार क्या होता है कि हमारे को डिफरेंट इल्यूशन ऑर्डर भी देखने को मिल सकते हैं। C8 और C18 कॉलम के अलावा भी HPLC से बहुत सारे कॉलम का इस्तेमाल किया जाता है। उसमें से कुछ कॉमन कॉलम्स को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं L3 कॉलम के बारे में। ये नॉर्मल फेज कॉलम होते हैं जिसमें अनबॉन्डेड पोरस सिलिका होती है, जिसमें यानी कि कोई भी केमिकली फंक्शनल ग्रुप अटैच नहीं होता। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा मोबाइल फेज है वो नॉन पोलर होता है, और ये पोलर जो कंपाउंड्स हैं उनको इल्यूट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसमें क्या होगा, जो मोस्ट पोलर कंपाउंड होगा वो ज़्यादा रिटेन होगा, और जो लीस्ट पोलर कंपाउंड होगा वो जल्दी से इल्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है L6 कॉलम। इसमें स्पेरिकल पोरस सिलिका का यूज़ किया जाता है और इसका कोवलेंट बॉन्ड बनाया जाता है अल्काइल अमाइड ग्रुप के साथ। इसमें क्या होता है कि जो पोलर सब्सटेंसेस C8 और C18 कॉलम ढंग से इंटरेक्ट नहीं कर पाते या रिटेन नहीं कर पाते, उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है और इसे हम नॉर्मल फेज़ के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है L9 कॉलम, उसे हम SX कॉलम भी बोलते हैं। इसमें इरेगुलर सिलिका जेल होता है जो कंबाइन होता है सल्फोनिक एसिड ग्रुप के साथ। ये कॉलम हमेशा आयनिक होता है इरिस्पेक्टिव ऑफ द pH ऑफ मोबाइल फेज, और इसे हम पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल को एनालाइज करने के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि जो कंपाउंड बेसिक होते हैं और वाटर सॉल्युबल होते हैं उनके लिए इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं L8 कॉलम के बारे में। इसे हम अमीनो कॉलम या अमीनो प्रोपाइल सिलेन कॉलम भी कहते हैं। ये मॉडरेटली पोलर सब्सटेंसेस के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें हम नॉर्मल फेज़ और रिवर्स फेज़ दोनों का यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल फेज़ में क्या होगा कि नॉन पोलर मोबाइल फेज़ होगा और पोलर सब्सटेंस को इल्यूट कराएंगे, और रिवर्स फेज़ में ये उन सब्सटेंसेस के लिए यूज़ करते हैं जिसे C8 और C18 कॉलम ढंग से इंटरेक्ट नहीं कर पाते, यानी कि डिफ़िकल्ट होता है उनको सेपरेट करने के लिए। इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। ये ससेप्टिबल होते हैं pH को, यानी कि अगर pH 3 से कम हो तो ये हाइड्रोलिसिस शो कर सकते हैं, या अगर वाटर कंटेंट ज़्यादा हो तब भी ये हाइड्रोलिसिस शो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है L10 कॉलम, जिसे हम साइनो कॉलम भी बोलते हैं। इसमें नाइट्राइल ग्रुप अटैच होता है। इसे हम स्पेशली यूज़ करते हैं
फॉर पोलर कंपाउंड विद स्ट्रॉन्ग बेसिस और फास्टर सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स के लिए। इसमें क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग डाइपोल होता है जो पोलर इंट्रैक्शन करता है और एक शॉर्टर अल्काइल चेन होती है जो हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन करती है। इससे ये एक यूनिक सेपरेशन हमें देखने को मिलता है। नॉर्मल फेज में अगर इसको हम यूज़ करते हैं तो ये सिलिका कॉलम के कंपैरिजन में शॉर्टर रिटेंशन टाइम शो करता है, जिससे डिफरेंट इल्यूशन टाइम हमें देखने को मिलता है, सेपरेट मतलब इल्यूशन पैटर्न देखने को मिलता है और इसकी जो स्टेबिलिटी है वो अच्छी होती है। नेक्स्ट हमारा आता है L11, जिसे हम फिनाइल कॉलम भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि एक एरोमेटिक रिंग होती है जिसकी वजह से वो एरोमेटिक कंपाउंड को सेपरेट करने के लिए या जो मॉडरेटली पोलर सब्सटेंसेस होते हैं उन्हें पाई पाई बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन के थ्रू उन्हें सेपरेट करता है। ये डिफरेंट सेलेक्टिविटी शो करते हैं और इसे हम जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं सेपरेट करने के लिए। इसमें क्या होता है कि एक बल्कि फिनाइल ग्रुप है जो स्टेरिक हिंड्रेंस कॉज करता है एरोमेटिक रिंग के लिए, जिससे हम जैसे आइसोमर्स होते हैं ऑर्थो, मेटा, पैरा, उन्हें हम सेपरेट कर सकते हैं। तो फिनाइल ग्रुप क्या करता है, एक ऑर्थोगोनल सेलेक्टिविटी भी शो करता है। नेक्स्ट हमारा आता है L13 कॉलम, जिसे हम ट्राइमेथिल सिलीन कॉलम भी बोलते हैं, यानी शॉर्ट में TMS भी बोलते हैं। इसमें शॉर्टेस्ट अल्काइल चेन होती है यानी C1 होता है और इसमें क्या होता है कि लीस्ट कार्बन होने की वजह से ये शॉर्टेस्ट रिटेंशन टाइम शो करता है, यानी कि जो इल्यूशन होगा वो सबसे पहले होगा अमंग्स द ऑल द C8 एंड C18 कॉलम। इसमें हमें जो ऑर्गेनिक फेज होता है वो 20-30% ही रिक्वायर्ड होता है और ये स्ट्रॉन्ग हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स के लिए यूज़ करते हैं या उन कंपाउंड के लिए जो C8 और C18 पर जिनका रेजोल्यूशन डिफ़िकल्ट होता है। नेक्स्ट हमारा आता है L17 कॉलम्स में स्ट्रॉन्ग कैटायन एक्सचेंज रेजिन स्टेशनरी फेज होता है, जिसमें सल्फोनेटेड क्रॉस लिंक स्टायरीन डाइविनाइल बेंजीन कोपॉलीमर होता है। ये पॉलीमर बेस्ड कॉलम होते हैं, नॉट सिलिका बेस्ड कॉलम, और इसमें जो टेम्परेचर की जो सेंसिटिविटी है वो 95 डिग्री तक जा सकती है और ये हमारे जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं उसको एनालाइज करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि एस्टिक एसिड, मैलिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमारा आता है L18 कॉलम। इसमें क्या होता है कि अमीनो और साइनो ग्रुप दोनों मिक्स मोड में होते हैं और इसे हम कॉम्प्लेक्स जो सॉल्यूशंस होते हैं, सैम्पल्स होते हैं, उनको सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड्स दोनों प्रेजेंट हो। नेक्स्ट हमारा आता है L19 कॉलम। उसमें क्या होता है कि कैल्शियम फॉर्म कॉलम होते हैं, ये भी रेजिन बेस होते हैं और हाई टेम्परेचर तक ये वर्क करते हैं, जैसे 95 डिग्री तक, और इसमें हम कार्बोहाइड्रेट और जो शुगर अल्कोहल्स होते हैं उसको एनालाइज करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि सॉर्बिटोल, मैनिटोल एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमारा आता है L20 यानी कि डायोल कॉलम। इसमें हाइड्रोक्सी प्रोपेन ग्रुप अटैच होता है और ये मिक्स पोलैरिटी शो करता है। इसमें जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो पोलर होता है और जो प्रोपेन ग्रुप है वो नॉन पोलर होता है। इसे हम साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, रिवर्स फेज, नॉर्मल फेज और हेलिक क्रोमेटोग्राफी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये खासकर कार्बोहाइड्रेट्स, पॉलीमर्स वगैरह के लिए यूज़ करते हैं और इसमें जो हाईली पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कार्बन 18 पे रिटेन नहीं किए जा सकते, उसके लिए भी इसको यूज़ किया जाए। नेक्स्ट हमारा आता है L34। ये लेड फॉर्म रेजिन कॉलम होता है, जिसे हम हाई टेम्परेचर पे भी यूज़ कर सकते हैं और जिसकी pH 1 से लेकर 14 के बीच में यूज़ कर सकते हैं। ये स्पेशली मोनो, डाई और ओलिगोसैकेराइड्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। लास्ट हमारा आता है L57 कॉलम। ये कायरल कॉलम होता है और इसमें प्रोटीन ओवोमिक्योइड केमिकली बॉन्डेड टू सिलिका होती है। इसमें क्या होता है कि वो एनेंशियोमर्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं और ये स्ट्रॉन्ग सेलेक्टिविटी शो करता है एनेंशियोमर्स के लिए। इनके अलावा और भी बहुत सारे HPLC भी कॉलम यूज़ किए जाते हैं जो थोड़े अनकॉमन हैं। अगर आपको कोई कॉलम के बारे में पता हो तो आप कमेंट में भी बता सकते हैं। HPLC कॉलम्स जो हैं वो डिफरेंट पार्टिकल साइज़ और पोर साइज़ में अवेलेबल होते हैं। तो जो स्मॉलर पार्टिकल साइज़ होगा उससे क्या होगा कि कॉलम एफिशिएंसी वो बढ़ जाएगी, रेजोल्यूशन बढ़ जाएगा और जो उनकी सेंसिटिविटी है वो भी बढ़ जाती है। पर इसमें एक दिक्कत है कि जो उनका बैक प्रेशर है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। इसकी वजह अगर हम लार्ज पार्टिकल यूज़ करते हैं तो बैक प्रेशर लो हो जाएगा और जो रिटेंशन टाइम है वो भी हाइयर हो जाएंगे। पोर साइज़, इट्स द एवरेज साइज़ ऑफ पोर इन पैकिंग। इसमें क्या होता है कि जो स्मॉलर पोर साइज़ होगा वो
हमारे को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को रिटेन करने के लिए यूज़फुल होगा, और जो लार्ज पोर साइज़ होंगे वो लार्ज मॉलिक्यूल को रिटेन करने के लिए यूज़फुल होंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।